हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि पीसीएस में। आने वाली परीक्षा यानी कि यूपीपीएससी परीक्षा के लिए हमने आपके लिए करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की, जिस सीरीज में हमने उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को कवर किया, राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किया, उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड को कवर किया और उसके बाद हमने साइंस एंड टेक के खंड को कवर किया। आज के वीडियो में हम कुछ चीजें जो कवर करेंगे उनको मैं पहले ही बता देता हूं। पहले तो हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान को। इसके बाद हम स्पोर्ट्स का सेक्शन कवर करेंगे और इसके बाद जो प्रमुख रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। और ये कब तक का कवर करेंगे? 1 साल से भी अधिक, लगभग 13-14 महीने का करंट अफेयर हम आपके लिए कवर करके लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको याद रखना है कि आपकी परीक्षा चाहे यूपीपीएससी हो आने वाली, चाहे मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा आने वाली हो, चाहे बिहार पीएससी की परीक्षा आपको देनी हो, चाहे कि आपको हरियाणा पीएससी की परीक्षा देनी हो जो कि बहुत ही जल्द होने वाली है, तो इन सारी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज आपको बहुत काम आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि आपके लिए बहुत लाभदायी होने वाली है हमारे आज के पहले सवाल से। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन बने हैं? तो बात की जाए तो यह पुरस्कार पाने वाले पहले जो हैं व्यक्ति हैं या नागरिक हैं जो वह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब बात की जाए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, यह किसके द्वारा शुरू किया गया? दीनानाथ मंगेशकर ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार इसी वर्ष 2022 में शुरू किया गया। हाल ही में जो लता मंगेशकर जी हैं उनका निधन हो गया, अस्वस्थ थी वो और लंबे समय से अस्वस्थ होने के चलते उनका निधन हो गया और उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार शुरू किया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। यह पुरस्कार किसे दिया जाता है यह जानना भी जरूरी है। तो जिन्होंने राष्ट्र एवं समाज के लिए कुछ बेहतरी का कार्य किया हो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत यानी कि पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है गांधी मेमोरियल लिप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा। और बात की जाए वर्ष 2021 का पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ से संबंधित हैं और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जिसका संबंध कहां से है? गुजरात से है, इन्हें मिला। अगला प्रश्न है, लास वेगास में आयोजित 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो यह जीतने वाले जो शख्स हैं जॉन बैटिस्ट हैं। इन्होंने किस प्रकार किस श्रेणी में जीता है? बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर। और यह जो ग्रैमी अवार्ड था वो कौन सा था? 64वां ग्रैमी अवार्ड था। बात की जाए ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1959 में हुई। कब हुई? वर्ष 1959 में हुई। और कहां से हुई? तो लॉस एंजलिस से हुई। अब इसी से संबंधित कुछ अन्य जो विजेता हैं ग्रैमी अवार्ड 2022 के, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक, एल्बम ऑफ द ईयर जॉन बेटिस वीआर का, सॉन्ग ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक का लीव द डोर ओपन, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का ओलिविया रोड्रिको, बेस्ट पॉप डियो ग्रुप परफॉर्मेंस डोजा कैट एंड जा, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम ओलिविया रोड्रिको। और इसमें अगर बात की जाए भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, एक तो है सिंगर फाल्गुनी शाह और दूसरा रिकी केज। रिकी केज को इसके पहले भी एक बार 2015 में यह अवार्ड ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। तो बात की जाएगी, अगर पूछा जाएगा भारतीय कौन से अभी ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं या लोग हैं, तो सिंगर फाल्गुनी और रिकी केज। अगला प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात की जाए दूसरा और तीसरा, तो दूसरा राजस्थान को और तीसरा तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। अब बात की जाए कि यह तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018, मतलब कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 पहला था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दूसरा था और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 तीसरा था। तो यह जो 2020 का है वह तीसरा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो वह मिला है उत्तर प्रदेश को। इसी में कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर जो है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला है, उसे सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ जिला जो घोषित किया गया है वह किसमें? पूर्वी जोन के अनुसार, मतलब पूर्वी जोन में
जो सर्वश्रेष्ठ जिला है वह कौन सा है? मुजफ्फरनगर है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम जो है केरल का, उसे भी सर्वश्रेष्ठ जिला मिला है, लेकिन केरल का है तो आप समझ गए होंगे यह कौन सा जोन होगा? दक्षिण का जोन होगा। ठीक है। अब उसके बाद पूर्वी चंपारण है बिहार, सर्वश्रेष्ठ जिला यह भी है, तो यह किस जोन के अंतर्गत आएगा? यह पूर्वी जोन के अंतर्गत आएगा। माफ कीजिएगा, जो मुजफ्फरनगर की बात हो रही थी, मुजफ्फरनगर का उत्तरी जोन था। ठीक है, इस बात को क्लियर रखिएगा। मुजफ्फरनगर उत्तरी में, पूर्वी चंपारण पूर्वी में, और उसके बाद तिरुवनंतपुरम दक्षिणी में, और उसके बाद जो इंदौर है मध्य प्रदेश का, उसे सर्वश्रेष्ठ जिला मिला है किसमें? पश्चिम में मिला है, पश्चिम जोन में। और उसके बाद गोलपारा असम जो है वह सर्वश्रेष्ठ जिला मिला है उसे उत्तर पूर्व जोन में। ठीक है, कहां पे है गोलपारा? असम में है। क्या है? जिला है। उसके बाद देख लीजिए, एक उत्तर प्रदेश का बलुआ गांव है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वहां का गांव है उत्तर प्रदेश में। इसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत यह भी उत्तरी जोन के लिए मिला है, लेकिन यह तीसरा स्थान मिला है इसमें। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में तीसरा स्थान मिला है किसे? बलुआ को मिला है। अब बात की जाए इसे तीसरा मिला है तो पहला किसे मिला है? पहला जो उत्तरी जोन में मिला है, धसपड़ जो गांव है वह अल्मोड़ा जिले में है, और अल्मोड़ा कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है कोडा को, जिसकी इंग्लिश में स्पेलिंग है CODA। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को दिया गया है किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टेन को दिया गया है द आईज ऑफ टैमी फाय के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म द ड्राइव माई कार, जो कि जापान की है। उसके बाद भारत की ओर से नामित जो डॉक्यूमेंट्री गई थी वह थी राइटिंग विथ फायर। और उसके बाद एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, यह क्या है? यह संस्था है जो कि यह पुरस्कार देती है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं, और उसके साथ ही इसको हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। इस संस्था का नाम क्या है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। और यह कब से अवार्ड शुरू हुआ है? वर्ष 1929 से। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 11 सांसदों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें से लोकसभा के 8 हैं और राज्यसभा के 3 सांसद हैं। अब बात की जाए तो इसकी शुरुआत किसकी सिफारिश पर हुई थी? जो भारत के पहले, यानी कि पहले नहीं, पिछले एक राष्ट्रपति थे, APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल पाकिर जैनुल अबूदीन अब्दुल कलाम। और इन्होंने सुझाव दिया था, और इन्हीं के सुझाव पर वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पुरस्कार का नाम क्या है? संसद रत्न पुरस्कार। अगला है, 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को किया गया। किस लिए किया गया? टोपोलॉजी में विशेष योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। अब बात की जाए यह एबल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। और यह कब से शुरू हुआ? वर्ष 2003 से शुरू हुआ। इस पुरस्कार का, एबल पुरस्कार का प्रबंधन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटर्स के द्वारा किया जाता है। और यह जो पुरस्कार है इसे हम गणित का नोबल भी कहते हैं। और अंतिम बात यह जरूरी है जानना कि क्या यह पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? एबल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, किसी भारतीय को मिला है? तो बिल्कुल मिला है, श्रीनिवास SR वर्धन 2007 में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, ट्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया फ्रांसिस केरे को। अब बात की जाए यह कब शुरू हुआ, इसकी स्थापना कब हुई? तो हयात फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1979 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया। और यह किससे संबंधित है? वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी को किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से दावोस एजेंडा 2022 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो संजय प्रधान को सम्मानित किया गया उनके द्वारा गुड गवर्नेंस के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया? तो यह दिया गया है जगदीश मंडल को। और उसका संबंध किस भाषा से है? मैथिली भाषा से है।
और यह पुरस्कार किस प्रकार का है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। और साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है? तो कुल मिला के 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। अब बात की जाए कि हिंदी भाषा में किसे दिया गया, तो हिंदी भाषा में सम्राट अशोक एक नाटक है, और जिसे उन्होंने लिखने वाले व्यक्ति हैं दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक को, जो कि हिंदी भाषा का नाटक है, उसके लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से अगर इंग्लिश की बात की जाए तो अंग्रेजी में नमिता गोखले को उनके थिंग्स टू लिव बिहाइंड नॉवेल के लिए मिला है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है मनोज वाजपेयी को। इससे संबंधित कुछ और तथ्य हैं, जैसे कि फिल्म ऑफ द ईयर किसे माना गया है? पुष्पा द राइस को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है? रणवीर सिंह को। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को। अब दोनों में अंतर है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और यह फिल्म ऑफ द ईयर है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष स्टेट ऑफ द सीज टेम्पल अटैक के लिए। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा, सुना होगा आपने नाम। उसके बाद वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी, यहां पे आपने देख ही लिया। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रवीना टंडन है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। और इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 1996 से हुई थी। और बात की जाए कि यह कितने उम्र के बालकों को मिलता है, बालक या बालिकाओं को मिलता है, तो 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच के जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें मिलता है। ठीक है, अब अभी हाल ही में जो हमने बात की थी कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। तो 6 श्रेणियों में कौन सा है? नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और वीरता। यहां पे बगल में कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये नंबर इस बात का इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो अभी हाल ही में वितरित किया गया था 2022 में, उसमें किस श्रेणी में कितने लोगों को दिया गया। नवाचार में 7, सामाजिक सेवा में 4, शैक्षिक में 1, खेल में 8, कला और संस्कृति में 6 और वीरता में 3। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है? तो पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट के लिए चुना गया है। आलिया भट्ट को चुना गया है। और आलिया भट्ट को क्यों चुना गया है? जानवरों के प्रति उनके विशेष प्रेम के लिए और जो जानवरों से संबंधित कानून है उसमें जागरूकता लाने के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। अब बात की जाए पेटा का फुल फॉर्म क्या है? PETA, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यह जो संस्था है अमेरिका की संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है जानवरों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किस फिल्म को दिया गया? तो यह दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग को। इसी श्रेणी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा विल स्मिथ को दिया गया द पावर ऑफ द डॉग के लिए। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर बेलफास्ट को। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल एंड्रयू गारफील्ड टिक टिक बूम। ठीक है, टिक टिक बूम क्या है? उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा निकोल किडमैन बीइंग द रिकार्डो। अगला है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया वर्ष 2001 में। जो लता मंगेशकर हैं इन्हें 2001 में यह भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और भारत रत्न पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला। इसके अलावा उन्हें वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें फ्रांस, भूटान एवं UAE के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया जा चुका है। 2019 में लता मंगेशकर जी को डॉटर ऑफ द नेशन का अवार्ड भी मिला था।
तो यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में इनका देहावसान हुआ है और यह स्वर कोकिला है जिनका महत्व न सिर्फ देश के स्तर पर लोगों को पता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता है। तो आपको जानना जरूरी है। 2001, 1989, 2019 इस प्रकार की जो भी चीजें हैं पता होनी चाहिए। अगला है, हाल ही में किस कंपनी को सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह हुआ है कोल इंडिया को। अगला है, वर्ष 2022 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है 34 महिलाओं को। और कुल कितने पुरस्कार वितरित किए गए हैं? तो 128 पुरस्कार वितरित किए गए हैं, जिसमें से महिलाओं की संख्या 34 है। अब पद्म पुरस्कार कौन कौन से होते हैं? पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि। अब बात की जाए पद्म पुरस्कार की श्रेणी में, जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण 4 ही लोगों को मिला है। वे 4 कौन कौन से हैं? सुश्री प्रभा अत्रे, इन्हें कला की श्रेणी में मिला है जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत की वजह से जो कला की श्रेणी में आता है उन्हें यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद श्री राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। श्री राधेश्याम खेमका जो है, जो गीता प्रेस गोरखपुर है उसके अध्यक्ष भी थे, गीता प्रेस पब्लिकेशन के उसके अध्यक्ष भी थे। उसके बाद जनरल विपिन रावत, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है सिविल सेवा के लिए, और इनका संबंध कहां से है? उत्तराखंड से है। जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो हैं ही, इसके पहले वे भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष भी थे। ठीक है। श्री कल्याण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत मिला। किसके लिए? लोक कार्य के लिए। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के यह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना बिलावस्का किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध है पोलैंड से। अब बात आई है मिस वर्ल्ड की, तो भारत से कई मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं जिनका नाम और उनका वर्ष हमें पता होना चाहिए। रीता फारिया पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्हें मिस वर्ल्ड बनी वो, और कब बनी? 1966 में बनी। उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन वर्ष 1997 में बनी, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा वर्ष 2000 में, और उसके बाद मानुषी छिल्लर 2017 में। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, पहली रीता और आखिरी मानुषी छिल्लर। ये मिस वर्ल्ड 2021 की बात आ रही है। अगर आपको हरनाथ सिंधु का नाम याद आ रहा है तो याद रखिएगा, हरनाथ सिंधु को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला है। और कितनी मिस यूनिवर्स भारत से बन चुकी हैं? पहली सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता, और तीसरी हरनाथ संधू। हरनाथ संधू कहां से संबंधित है? चंडीगढ़ से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? और यह घोषणा की है हरियाणा सरकार ने, जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के स्वरूप में दी जाएगी। नारी शक्ति पुरस्कार कब दिया जाता है? तो नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च को दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति देते हैं यह पुरस्कार। और 8 मार्च को क्यों दिया जाता है? कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी 8 मार्च के दिन होता है। अगला है, वर्ष 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। अब 12 जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे नीरज चोपड़ा है, एथलेटिक्स से इनका संबंध है, इन्होंने भाला फेंका था और ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक लेकर आए थे। रवि कुमार है, इनका संबंध कुश्ती से है। लवलीना बोरगोहेन, ये भी मुक्केबाजी से, ओलंपिक में इन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। PR श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैराशूटिंग में 2 मेडल लेकर आई। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स में, इन्होंने भी भाला फेंका था। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज जिनका संबंध क्रिकेट से है, सुनील छेत्री फुटबॉल के कप्तान हैं भारतीय फुटबॉल टीम के, मनप्रीत सिंह जिसने 41 साल बाद जिस हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई पदक जीता है उसके कप्तान हैं, और नाम क्या है? मनप्रीत सिंह। तो इन्होंने जो भारतीय हॉकी टीम है 41 साल बाद कौन सा पदक जीता है? अगर आपको यह पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात की जाए कि कितने लोगों ने यह पुरस्कार जीता। कौन सा पुरस्कार जीता? जिसकी अभी बात चल रही थी, ओलंपिक। ना सिर्फ ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक 2020 की, जिसका आयोजन 2021 में हुआ,
किस किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता, सिल्वर जीता 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। उनका जो वेट कैटेगरी थी 49 किलोग्राम की थी और वेट लिफ्टिंग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, मीराबाई चानू। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज जीता, वुमेन्स वेट बॉक्सिंग में जीता इन्होंने। उसके बाद पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता और इन्होंने बैडमिंटन में जीता। पीवी सिंधु लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वर्ष 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था वहां पे उन्होंने रजत पदक जीता था और इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है। और किसमें? बैडमिंटन में। और बात की जाए कि पहले भारतीय जिन्होंने लगातार ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, तो पहले ऐसे जो भारतीय हैं वह है सुशील कुमार 2008 और 2012 में। 2008 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। अब बात की जाए रवि कुमार दहिया, इन्होंने सिल्वर जीता है फ्री स्टाइल कुश्ती में। भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज, मेंस हॉकी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अभी आपको बता ही रहा था 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है। तो ये भारतीय हॉकी टीम किसकी है? पुरुष की हॉकी टीम है। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज रेसलिंग में जीता है और उसके बाद नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में, उसी को भाला फेंक कहते हैं। अगला है हाल ही में किस भारतीय महिला एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो पेरिस विश्व चैंपियनशिप 2003 हुई थी उसमें इन्होंने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था, मतलब कांस्य पदक जीता था। और इन्हीं को भारतीय महिला एथलीट को जो कि हैं, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। अभी यहां पर एक चीज थी, उसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले क्या था? वर्ष 2021 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और यह खेल का सर्वोच्च पुरस्कार था भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर ऑप्शन आता है 1991-92 तो आपको इस प्रकार से देना है। अगर ऑप्शन सिर्फ 1991 आता है तो आपको इस पे टिक लगाना है। ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दो में से कोई एक ऑप्शन आएगा जिस पे टिक लगाना है। और इसकी शुरुआत किस खेल की शुरुआत? राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1991 या तो 1991-92 इस प्रकार से आ सकता है। उसके बाद इसका नाम 2021 में क्या नाम पड़ गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पड़ गया। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मेजर ध्यानचंद्र के नाम से, यानी कि मुख्य बात यह थी कि ऐसा लोग डिमांड कर रहे थे कि एक पुरस्कार का नाम जो है वो एक खिलाड़ी के नाम से हो जिसने कुछ उपलब्धि हासिल की हो। इसी आधार पर यह नाम रखा गया और मेजर ध्यानचंद्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में वर्ष 1928, फिर वर्ष 1932 और उसके बाद वर्ष 1936, मतलब लगातार जो 3 बार ओलंपिक हुए उसमें कप्तानी की भारतीय हॉकी पुरुष टीम की और भारत को गोल्ड मेडल भी जिताया। ठीक है, तो इन्हें हॉकी का जादूगर तो कहा ही जाता है, इसीलिए यह नाम जो है उनके नाम पर गया, खेल रत्न पुरस्कार का नाम। और बात की जाए जो भारत का खेल दिवस है वह कौन सा है? कितने तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में, जो कि पहले का इलाहाबाद था, वहां जन्म हुआ था। उसी वजह से उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ से हमने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया। ठीक है, ये प्रमुख बातें थी जिन्हें आपको याद रखना है। उसके बाद हाल ही में किस भारतीय महिला प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता को किया गया है। और नीना गुप्ता को किससे सम्मानित किया गया है? रामानुजन पुरस्कार से। अब यहां पे किसकी बात आती है? रामानुजन की। रामानुजन का जो जन्म है वो 22 दिसंबर को हुआ था और यह भारत के एक महान गणितज्ञ हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और आपसे सवाल आएगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि रामानुजन 22 दिसंबर को पैदा हुए थे और उन्हीं के उस दिवस पर मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था? हरनाथ सिंधु ने जीता था। इस पर हम चर्चा कर चुके थे और यह सवाल आ भी गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला टेनिस प्लेयर को महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी, मतलब सर्वश्रेष्ठ नई खिलाड़ी जिसने खेलना शुरू किया है, का अवार्ड प्रदान किया है? यह अवार्ड प्रदान किया गया एमा रादुकानु को, जो कि इंग्लैंड से हैं। और यह अवार्ड क्यों दिया गया है, इसके पीछे का जो मुख्य वजह है, वर्ष 2021 का जो यूएस ओपन है, वर्ष 2021 का यूएस ओपन जीतने वाली हैं एमा रादुकानु, और इंग्लैंड की कोई महिला यूएस ओपन जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है जीतने वाली बहुत कई वर्षों बाद, शायद 44 वर्ष बाद किसी महिला ने यह फाइनल जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय उद्योगपति को असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उस सम्मान का नाम क्या है, असम वैभव प्रदान किया है? और वह है रतन टाटा। इसकी घोषणा की गई है रतन टाटा के लिए, और सरकार जो है वो कौन सी है, असम राज्य सरकार है, और सम्मान का नाम क्या है, असम वैभव, और किसे दिया गया है, रतन टाटा को। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 जो इसकी घोषणा की गई, वह की गई है विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, CSIR। अब तीन चीजें यहां पर हैं। एक तो यह है कि किस श्रेणी में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यह दिया जाता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा। और पुरस्कार का नाम क्या है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पुरस्कार का नाम यही क्यों पड़ा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्यों पड़ा, उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जो CSIR है, इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम ही यही है, और ये वही व्यक्ति हैं शांति स्वरूप भटनागर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है, और यह किसे दिया है, INS हंसा को दिया है। सेना की किसी टुकड़ी को, किसी विशेष टुकड़ी या किसी विशेष बल को यह अवार्ड दिया जाता है, और इसका नाम क्या है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। और हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने किसे दिया है, INS हंसा को दिया है। INS हंसा है क्या, यह चीज जान लेते हैं कि भारतीय नौसेना का यह एक वायु स्टेशन है, पहली बात। और दूसरी बात कि हाल ही में इसकी हीरक जयंती बनाई गई, यानी कि इसके भारतीय सेना में शामिल होने के 60 वर्ष पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाई गई थी, और इसी दौरान INS हंसा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भी दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, फिर से आ गया। इसका सही उत्तर है G सतीश रेड्डी, जो कि चेयरमैन है किसके, DRDO के। और यह जो पुरस्कार है किस प्रकार का, आर्यभट्ट पुरस्कार है, किस संस्था द्वारा दिया जाता है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। और इसका काम क्या है, खगोल विज्ञान में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, जो कि कहाँ के निदेशक हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम के निदेशक भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो शांति के क्षेत्र की बात हो रही है तो मारिया रेस्सा और दामित्री मुराटाव को दिया गया। और किस लिए दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों के लिए। तो मारिया रेस्सा और दमित्री मुराटाव हैं क्या, किस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया? तो ये दोनों पत्रकार हैं और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने अपना प्रयास किया। तो इन्हें किस क्षेत्र में मिला है, शांति के क्षेत्र में मिला है। कौन सा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार की बात आ गई है, तो नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? जो नोबेल पुरस्कार, इसका नाम है, नाम में जाके देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल जो है एक स्वीडिश यानी कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्हीं की स्मृति में इसकी शुरुआत वर्ष 1901 से की गई थी, और इसे 1901 से शुरू किया गया। तो किस किस क्षेत्र में यह दिया गया, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एक में ही है। तो कितने क्षेत्र हो गए, एक, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान, ये कितने हो गए, 5। शुरुआत कब से हुई थी, 1901 से हुई थी।
बाद में यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा, जो कि 6वां था, और इसकी शुरुआत 1901 से नहीं हुई थी, वर्ष 1969 से हुई थी। किस क्षेत्र की? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत हुई थी। तो देख लेते हैं 2021 में क्षेत्र प्राप्तकर्ता और योगदान। तो बात की जाए जो क्षेत्र है, रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया था। उसके बाद भौतिकी में रियुकुरो मनावे, क्लास हेसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी को दिया गया था। और उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और आर्डेन पटापाउटियन को दिया गया था। अब रसायन में देखिए, रसायन में यह जो पुरस्कार दिया गया, यह अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छतम विधि निर्मित करना, जिसका उपयोग दवाओं और कीटनाशकों सहित यौगिकों को बनाने के लिए किया जा सके। उसके बाद भौतिकी में किस लिए दिया गया? जटिल भौतिक प्रणालियों की समझ में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए। जो जटिल भौतिक प्रणालियां हैं उनकी समझ और बेहतर करने के लिए। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया सोमाटोसेंसेशन, यानी कि आंख, कान और त्वचा जैसे विशेष अंगों को देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता पर केंद्रित कार्य करने के लिए डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को पुरस्कार दिया गया। अगला है शांति पुरस्कार जो दिया गया मारिया रसा और दमित्री मुरातोव को। मैंने बताया था ये पत्रकार हैं, पत्रकारिता के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो उन्होंने प्रयास किए थे, उसके लिए दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। अब्दुल रजाक गुरनाह जिनका संबंध तंजानिया देश से है, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उपनिवेश के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य हेतु अडिग और करुणामय पैठ के लिए, मतलब कि जो उपनिवेशवाद के प्रभाव हैं और उससे जो संस्कृति में परिवर्तन हुए हैं, उससे जो शरणार्थी हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ा है, उससे संबंधित था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेस को दिया गया। किस लिए दिया गया? मजदूरी नौकरी पर शोध के लिए। अगला है हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया रणदीप गुलेरिया को। इस पर अभी चर्चा हो भी चुकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जुलाई 2021 को दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो वंदना कुमारी को दिया गया, जो कि बांका से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस अभिनेता को ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी यानी कि विविधता अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि फिल्म के क्षेत्र में, अभिनेता की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिल्म के क्षेत्र में जो उनके योगदान है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है एक्टिंग के मामले में, उसमें पंकज त्रिपाठी को दिया गया। और यह जो फेस्टिवल था इंडियन फिल्म फेस्टिवल था, कोई ऑस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल नहीं था जो कि मेलबर्न में दिया जा रहा था। मेलबर्न में दिया तो जा रहा था जो कि ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन फेस्टिवल का नाम क्या था? इंडियन फिल्म फेस्टिवल। अगला है अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किस भारतीय अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है कौशिक बसु को। किस प्रकार का है? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 और किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है। और किसे दिया गया है? कौशिक बसु को। अगला है जुलाई 2021 में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार, जिनका असली नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस खान, का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? तो वर्ष 2015 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। अच्छा, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1954 से शुरू हुई थी। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों की शुरुआत 1954 से। इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजातियों की संरक्षण की श्रेणी के विजेता हैं। इनका नाम क्या है? शाजी एनएम, जो कि केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिन्हें जून 2021 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? मेघा राजगोपालन। तो याद रखिएगा, भारतीय नागरिक नहीं है, भारतीय मूल की पत्रकार हैं और इन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? पुलित्जर पुरस्कार 2021। और यह जो पुलित्जर पुरस्कार है समाचार पत्र
ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध पत्रकार ने जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 पुरस्कार जीता है? तो जीतने वाले व्यक्ति हैं पी साईनाथ। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित हैं फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो 30वां बिहारी पुरस्कार है 2020 का है और 2021 में प्रदान किया गया मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी रचना तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अब बात की जाए, अब 30वें के बाद 31वें की घोषणा भी हो गई है, जो मिला है मधु काकरिया को। पुरस्कार क्या है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और बिहारी पुरस्कार है। अगला भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है वर्ष 2021 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2020 का व्यास पुरस्कार किसे दिया गया? यह भी 30वां है। कौन सा है? 30वां है। 30वें की बात यहां भी हो रही है। तो 30वां जो दिया गया था शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया था, लेकिन हाल ही में 31वें की घोषणा भी हो गई है और यह है असगर वजाहत को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों ही पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। अब आपसे चाहे 30वां पूछे या 31वां यानी 2020 के लिए पूछे या 2021 के लिए किसे दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी इसमें? मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी हिंदी फिल्म भोसले और धनुष की एक तमिल फिल्म है असुरन, दोनों को मिला है। उस किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में कंगना रनौत, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा, 2 फिल्मों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार कस्तूरी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हूरे, जो कि हिंदी की फिल्म है, उसे मिला है। और फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल राज्य का जो दर्जा दिया गया हाल ही में किसमें? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो वह दिया गया सिक्किम को। अगला है, मार्च 2021 में भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो यह दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और कब दिया गया? मार्च 2021 में। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और इसीलिए इनका सम्मान बहुत ज़्यादा किया जाता है, ना सिर्फ बांग्लादेश में, पूरे दुनिया में। और इसी सम्मान के चलते भारत के संस्कृति मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार मार्च 2021 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया। लेकिन 2021 मार्च में क्यों दिया, उसके पीछे भी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था वर्ष 1971 में, और 2021 में उसकी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इसी दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी भी मनाई जा रही थी और उसी जन्म शताब्दी का प्रोग्राम भी इसी 50वीं वर्षगांठ के दौरान मनाया जा रहा था। और इस 50वीं वर्षगांठ जो स्वतंत्रता की वर्षगांठ है, उसके कुछ समय पहले ही उन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया था। अगला प्रश्न है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता को दिया गया है? तो रजनीकांत को दिया गया है और रजनीकांत को 51वां दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देविका रानी को दिया गया है। अब देविका रानी को पहला दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 51वां रजनीकांत को दिया गया है। तो मुख्य बात यह है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है और कब से शुरू हुआ? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1969 को से शुरू हुआ। दादा साहब फाल्के कौन है? दादा साहब फाल्के एक भारतीय व्यक्ति थे जिनका पूरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के। वर्ष 1910 में उन्होंने मुंबई में, यानी कि तब की बंबई में, एक फिल्म देखी थी। भारतीय अमेरिकी थिएटर में एक फिल्म देखी थी। फिल्म का नाम क्या था? लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जब उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट एक पहली फिल्म देखी उन्होंने अपनी जिंदगी में, तो उन्होंने बहुत रोमांचित हुए।
उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है, थिएटर में इतना बढ़िया कला है कि आप किसी के जीवन को दर्शा सकते हैं। भारत की पहली फिल्म बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहब फाल्के ने ही बनाया था, और उसके चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे लाइटमैन हो, हर कोई रोल जो निभाया था वो दादा साहब फाल्के ने ही निभाया था। और इसी वजह से उनके सम्मान को, उनके इस योगदान को, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ी, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया वर्ष 1969 से, और पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 कब प्रदान किए गए? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 24 अप्रैल 2021 को प्रदान किए गए। अब बात की जाए कि 24 अप्रैल को ही क्यों प्रदान किए गए, क्योंकि 24 अप्रैल के दिन ही जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, वह 24 अप्रैल 1993 कब 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। पंचायती राज से संबंधित यह अधिनियम था, और इसके साथ ही 24 अप्रैल को ही इसी वजह से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। और बात की जाए तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कब से मनाया जा रहा है पूछा जाए तो पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रूमाना सहगल को सम्मानित किया गया है। अगला है, राम कथा पर लिखे गए अपने उपन्यासों के चलते आधुनिक तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध दिवंगत हिंदी साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र कोहली। तो इसी के साथ ही जो प्रमुख सम्मान थे या पुरस्कार थे उस पर हमने चर्चा कर ली है। अभी इसी वीडियो में अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं प्रमुख खेल घटनाक्रम की, जो पिछले एक साल के प्रमुख खेल घटनाक्रम है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब उस पर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में, और ये किसकी बात हो रही है? 2021 की बात हो रही है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत, मतलब इसका पहला संस्करण कब शुरू हुआ था? तो इसका पहला संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 2020 का आयोजन हुआ था भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में। अब बात की जाए इस खेल में जो अभी हुआ है लेटेस्ट बेंगलोर में, 20 खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें मलखंब और योगासन खेल भी मौजूद थे, और इसमें 189 विश्वविद्यालयों के लगभग 3900 खिलाड़ी शामिल हुए। अब बात की जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो शुरू हुआ 2020 के संस्करण के साथ शुरू हुआ। इसके पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, उसका संस्करण जो शुरू हुआ था 2018 के संस्करण के साथ शुरू हुआ, और 2019 में उसका नाम क्या कर दिया गया? वर्ष 2019 में उस खेल का नाम कर दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अभी कहाँ किया जाना है? अभी किया जाना है हरियाणा राज्य में, जून के महीने में ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? किसकी बात हो रही है? बॉक्सिंग टूर्नामेंट की बात हो रही है, और यह कहां पर है? थाईलैंड ओपन, और इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, और वैसे टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 तो स्वर्ण हो ही गए, 4 रजत हो गए और 3 कांस्य हो, मतलब टोटल 10। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसकी बात हो रही? महिला की हो रही, याद रखिएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो जीतने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसी से संबंधित और तथ्य है कि यह टूर्नामेंट 4 से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। यह महिला क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। और अंतिम बात यह कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। अब यहाँ पे एक शब्द है आईसीसी। आईसीसी के बारे में याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है तो आपको क्या बताना है? दुबई में है, यूएई में है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल में है। अभी यूथ गेम्स की बात मैंने आपको बताई थी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी उसके संस्करण की,
खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से, और 19 में क्या हो गया नाम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी 22-23 का आयोजन प्रस्तावित है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में, लेकिन मैंने तो कुछ देर पहले आपसे बताया था 2021 वाले संस्करण का आयोजन कहां पे होगा, हरियाणा में होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीता है? तो यह जीता है श्रीलंका। ठीक है, अब इसकी खास बात यह है कि अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीता है, तो हमें याद रखना है कि एशिया कप की बात हो रही है। किस देश को हराकर भारत ने जीता है? तो भारत ने हराया है श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष व महिला एकल वर्ग के विजेता हैं। तो किसकी बात हो रही? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के, ये वर्ष का कंफ्यूजन मत रखिएगा। 2022 में एकल में अगर बात की जाए पुरुष वर्ग में, तो राफेल नडाल ने जीता है, जो कि कहां से संबंधित हैं? स्पेन से संबंधित हैं। और उसके बाद महिला एकल में एश्ले बार्टी ने जीता है, जिनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। और ये 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद में फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है, और उसके बाद साल के आखिरी में जो मतलब चौथा ग्रैंड स्लैम जो होता है साल का, वह यूएस ओपन होता है। तो 2022 की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से हो गई थी, अभी फ्रेंच ओपन का दौर चल रहा है, उसके बाद विंबलडन का दौर चलेगा, और फिर उसके बाद में यूएस ओपन का। तो 2022 के संदर्भ में जो अभी ओपन पूरा हो चुका है ग्रैंड स्लैम, वह ऑस्ट्रेलियन ओपन पूरा हो चुका है। 2021 के चारों ग्रैंड स्लैम के विजेताओं के नाम भी पता होने चाहिए। तो फिलहाल 22 का तो हमें पता चल गया, राफेल नडाल और एश्ले बार्टी। राफेल नडाल का पता पूछा जाए कि कहां से हैं, तो स्पेन से हैं, और एश्ले बार्टी का पूछा जाए तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से हैं। और राफेल नडाल के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि राफेल नडाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो शीर्ष खिलाड़ी हैं टेनिस के, उन्होंने 20-20 जीते हैं। अगर उनका नाम आपको पता है तो आप बता सकते हैं कौन 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जीतने वाले कौन है? राफेल नडाल, 21। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, इसी से संबंधित है। जो 4 ओपन मैंने बताए थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अब इसको नाम आपको कैसे याद रखना है और इसका क्रम कैसे याद रखना है? जो विश्व का मानचित्र है उसमें सबसे पूर्व की तरफ कौन सा देश है इस 4 में से? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद फ्रांस में फ्रेंच ओपन होता है, पेरिस में। उसके बाद यूके के कहां पे? लंदन में विंबलडन होता है। और उसके बाद यूएस ओपन होता है कहां पे? न्यूयॉर्क में होता है। अब ये चारों खेल में एक चीज आपको यह भी याद रखनी है कि इनका मैदान, इनका कोर्ट किस प्रकार का होता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो यूएस ओपन है, इनका कोर्ट जो होता है हार्ड सरफेस होता है। ठीक है, अब बात की जाए विंबलडन की, तो विंबलडन में घास का मैदान होता है, घास का कोर्ट होता है, और फ्रेंच ओपन में मिट्टी का कोर्ट होता है। तो ये दोनों हार्ड हो गए, ये हो गया मिट्टी का और ये हो गया विंबलडन घास का। अब इसके विजेता देख लिए जाएं तो पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नोवाक जोकोविच, सर्बिया। फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविच, सर्बिया। विंबलडन 2021 नोवाक जोकोविच, सर्बिया। और यूएस ओपन 2021 डेनिल मेदवेदेव, कहां के हैं? रूस के हैं, डेनिल मेदवेदेव। और इसमें से 3 ओपन किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। और यूएस ओपन जो जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रूस से हैं। अब बात की जाए महिला एकल में, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है नाओमी ओसाका, जापान। उसके बाद फ्रेंच ओपन जीता बारबोरा क्रेजिकोव, गणराज्य, चेक गणराज्य। उसके बाद विंबलडन 2021 जीता एश्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद एमा रादुकानो ने जीता यूएस ओपन, जो कि यूके की है। और एमा रादुकानो 18 वर्ष की आयु में इन्होंने यूएस ओपन जीता था, इसी वजह से यह चर्चा में भी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में केवल 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर, अर्धशतक का मतलब क्या हुआ? 50 रन। तो 50 रन बनाए कितने गेंदों में? 28 गेंदों में। और कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड नहीं है, इसको रिकॉर्ड पढ़िएगा, ठीक है।
तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत हैं, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। अब बात की जाए कि कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कपिल देव का रिकॉर्ड क्या था? कपिल देव का रिकॉर्ड टेस्ट मैच में 30 गेंदों में 50 रन बनाने का था, जिससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन इन्होंने किया और 28 गेंदों में 50 रन बना दिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेट गेंदबाज ने एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बनने का कीर्तिमान हासिल किया है? तो यह हासिल करने वाली जो कीर्तिमान है झूलन गोस्वामी है, जो कि भारत की हैं। अब यह ना सिर्फ भारत की पहली ऐसी गेंदबाज बनी है जिन्होंने 250 विकेट लिए हैं, बल्कि पूरे विश्व में पहली ऐसी गेंदबाज बनी है जिन्होंने 250 विकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लिए हैं। अगला है, हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? और इसका सही उत्तर है वियतनाम को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 सीजन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ईशान किशन है, जिनकी कीमत क्या लगी थी? 15.25 करोड़। और इन्हें खरीदने वाली टीम कौन सी थी? मुंबई इंडियन थी। अब बात की जाए कि आईपीएल के, यहां तो बात हो रही कि आईपीएल 2022 सीजन, मतलब आईपीएल का कौन सा संस्करण है? यह याद रखिएगा 2022 वाला जो है यह 15वां संस्करण है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरे आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो पूरे आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस, जो कि ऑलराउंडर हैं। किस देश के हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर बात की जाए कि आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं, तो आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह हैं। उनकी कीमत कितनी लगी थी? 16 करोड़ रुपए दिल्ली डेयर डेविल्स ने लगाई थी। तो ये सारे जो तथ्य हैं, इनमें तीनों में कुछ अंतर था। सबसे महंगे भारतीय और 22 के संस्करण में सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन। ठीक है, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? याद होगा आपको 2008 से हुई थी। और अभी ये 2022 का संस्करण कौन सा है? 15वां है, यह भी क्लियर कर चुका हूं। उसके साथ ही 14वें के विनर कौन थे? चेन्नई सुपर किंग्स थे। और उसके उप विजेता कौन थे? कोलकाता नाइट राइडर्स थे। पिछले सीजन तक 8 टीमें थी, अभी 2 नई टीमें आ चुकी हैं 15वें सीजन के लिए। कौन कौन सी हैं? गुजरात लॉयंस है और लखनऊ सुपर जायंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीता है? तो यह श्रीलंका को हराकर। अगला है, हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं। तो फीफा ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लगातार दूसरी बार चुना है रॉबर्ट लेवांडोस्की, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं। अब यहां पे एक शब्द आता है फीफा, जो कि किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है संगठन। और इसका पूछा जाए मुख्यालय कहां पर है, जैसे कि आईसीसी का मुख्यालय मैंने आपको बताया कहां पर है, इसका भी मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता बनने वाली टीम है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। और भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुका है पूछ ले तो आपको उत्तर में बताना है 5। ठीक है, तो अभी जिसके कप्तानी में यह जीत हुई है वह है यश ढुल। अभी जिस जीत को हम बात कर रहे हैं 5वीं जीत के बारे में, उसके कप्तान थे यश ढुल। और बात की जाए 5 बार जीता है, तो 5 बार के कप्तान कौन कौन से हैं? मोहम्मद कैफ हैं, विराट कोहली हैं, उन्मुख चंद्र हैं और पृथ्वी शॉ है। इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट के वर्ल्ड कप में कप्तानी के दौरान इंडिया को जिताया था। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बिहार ने जीता है और इसमें उप विजेता जो था सिक्किम राज्य था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो T20 विश्व कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2021 का। और किसको हरा करके जीता है? नाम याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है अभी? तो राहुल द्रविड़ है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है एजाज पटेल ने। एजाज पटेल का संबंध किस देश से है? एजाज पटेल का संबंध न्यूजीलैंड से है। ठीक है, अब बात की जाए कि क्या सिर्फ यही एक व्यक्ति है जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में?
तो 2 ऐसे नाम और हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट में एक ही पारी में 10 विकेट लिए हैं। उसमें से एक व्यक्ति तो भारत के हैं, उनका नाम क्या है? अनिल कुंबले। अब एक तो हो गया भारत के, एक हो गए न्यूजीलैंड के, और तीसरे कौन है? इंग्लैंड के हैं, उनका नाम क्या है? जिम लेकर। क्या लेकर? जिम लेकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला टेनिस प्लेयर को महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है? तो अभी हमने नाम सुना था एमा रादुकानु का, और उन्हीं को नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड मिला है जो कि इंग्लैंड की है। और क्यों मिला है? क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने काफी लंबे समय बाद इंग्लैंड को एक ओपन दिलाया, ग्रैंड स्लैम दिलाया, और वह कौन सा ओपन था? वह था यूएस ओपन था। 44 साल बाद यह उपलब्धि हासिल हुई, और बहुत कम समय में एमा रादुकानु ने यह खेल खेला था और विजयी हुई थी। इस वजह से उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी, ठीक है, का अवार्ड मिला। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब किसने जीता? इसके बारे में हमने बात की थी। डेनियल मेदवेदेव ने जीता, और वे कहां के हैं? रूस के हैं। और जो कि महिला की बात की जाए तो एमा रादुकानु ने जीता था, जो कि ब्रिटेन की हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने मेडल जीते? अभी हाल ही में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें भारत ने 19 मेडल जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने कितने मीटर रेंज शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो उसका सही उत्तर होगा 50 मीटर में। मनीष नरवाल अगर पूछ लिया जाए उनका संबंध किससे है, तो आप बता सकते हैं शूटिंग से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 16वें पैरालंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में कब हुआ? तो 16वें पैरालंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। ना सिर्फ पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ, ओलंपिक खेलों का आयोजन भी जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। तो फिलहाल पैरालंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021। और इसके पहले किसका हुआ था? ओलंपिक खेलों का। ओलंपिक खेलों की शुरुआत अगर बात की जाए तो कब शुरू हुई थी? 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। और पैरालंपिक खेलों की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा वर्ष 1960 से शुरू हुई और रोम ओलंपिक से शुरू हुई। तो पैरालंपिक खेल क्यों शुरू किए गए थे? इसकी शुरुआत कुछ और खेलों की प्रतियोगिताओं से हुई थी। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उस विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक थे, जो घायल थे, जो विकलांग हो गए थे, जिन्होंने शरीर के कुछ अंगों को खो दिया था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, वो जीवन में अपने हतोत्साहित न हो, उसके लिए कुछ खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई, जिन्होंने धीरे धीरे अपना स्वरूप बड़ा करते हुए 1960 में रोम ओलंपिक का हिस्सा बन गए और उसका नाम क्या हुआ? पैरालंपिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में एक ही पैरा खेल में 2 अलग अलग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। तो कौन है? अवनी लेखरा है। और इन्हें कौन कौन से मिले हैं? पहला तो 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक मिला है, उसके बाद 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक मिला है। तो स्वर्ण और कांस्य। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है, तो वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2032 तक के लिए, जो ओलंपिक खेल 2032 में होंगे, तब तक के लिए भारतीय कुश्ती को और बेहतर करने के लिए उस खेल को ही उन्होंने गोद लेने का निर्णय लिया है। और यही इसी प्रकार से जो भारतीय हॉकी टीम है उसको गोद लेने का काम किसने किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाला खिलाड़ी है कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है। अगर आपको पता है ये किस देश से संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है या नियुक्त किया है, तो किसने किया है? असम राज्य सरकार ने किया है। अच्छा, लवलीना को ही क्यों किया है? क्योंकि लवलीना
जो कि ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, उनका संबंध असम राज्य से ही है। ठीक है, असम की ही निवासी हैं वो। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो जीतने वाले व्यक्ति हैं पंकज आडवाणी, जिन्होंने लगातार 2 बार जीता है। कौन सा खेल? एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2021 को मालदीव के माले में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित 2021 SAFF चैंपियनशिप फाइनल का विजेता देश है। तो वह विजेता देश कौन है? भारत है। अब बात की जाए SAFF क्या है, तो याद रखना है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF। ठीक है। अगला प्रश्न है, IPL 14 की विजेता टीम है। तो IPL 14 की विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता आपको बताया ही था कोलकाता नाइट राइडर यानी कि KKR। अब IPL 14 में ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता था, जो कि चेन्नई सुपर किंग के हैं, और पर्पल कैप किसने? हर्षल पटेल ने, जो कि RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के हैं। अब ये ऑरेंज कैप और पर्पल कैप क्या होता है? IPL में किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें ऑरेंज कैप मिलता है, और पर्पल कैप की बात की जाए जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर होते हैं, उन्हें पर्पल कैप मिलता है। अगला है, अक्टूबर 2022 को भारत में आयोजित होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप प्रतियोगिता के लिए फीफा द्वारा घोषित आधिकारिक शुभंकर है। तो वह आधिकारिक शुभंकर का नाम है इभा। इभा क्या है? एशियाई शेरनी है। अब यह एशियाई शेरनी शुभंकर जो बनी है, जिसका नाम की इभा है, उसको ध्यान रखिएगा, अंडर 17 महिला विश्व कप प्रतियोगिता के लिए है, जिसका आयोजन कहां पे होगा? भारत में। और कब होगा? अक्टूबर 2022 में। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 में क्रमशः पुरुष एकल एवं महिला एकल विजेता हैं। तो इसमें है विंबलडन टेनिस 2021 में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, पहले ही बता चुका हूं, और एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इसका जिक्र हो चुका है। अगला है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया जाता है? तो विंबलडन का आयोजन किया जाता है ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन में। अगला है, जुलाई 2021 में नोवाक जोकोविच ने अपना 6ठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता। यह उनके कैरियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब है? तो यह उनके कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। और 20वां कौन सा था नोवाक जोकोविच का? विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, इन्होंने 20 जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। उसके अलावा मैंने आपको बताया था 21 किसने जीता है, और फिर मैंने आपसे बोला था 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो एक का नाम तो आपको पता चल गया कि नोवाक जोकोविच है। अब दूसरे कौन से बच्चे जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीता है? अगर आपको पता है तो आगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए शुभंकर है मिराई तोवा है। ठीक है। और जो बात की जाए पैरालंपिक के लिए सो माइटी है। नाम याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के नहीं। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2021 को हुए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में प्रतिनिधित्व किया तो किन लोगों ने किया? एक तो एमसी मैरी कॉम 8 बार ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। और उनके अलावा मनप्रीत सिंह जो अभी 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, यानी कि ओलंपिक में कोई पदक जीता है, उसके कप्तान फिर बाद में बने। मतलब अभी तो प्रतिनिधित्व हो रहा था, ध्वजवाहक थे जब उद्घाटन समारोह हो रहा था। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष एथलीट कैलेव ड्रेसेल किस देश के तैराक हैं? तो ये अमेरिका के तैराक हैं। इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 5 जीते हैं, जो कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक है एकल में। अब बात की जाए कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 7 पदक, वहां पे सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक की बात हो रही थी, जहां पे 5 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते थे। अब टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 7 पदक, जिसमें से 4 स्वर्ण है और 3 कांस्य है, जीतने वाली महिला एथलीट एम्मा मैककॉन किस देश की तैराक है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। नाम क्या है? एम्मा मैककॉन। 7 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण 3 कांस्य। देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है।
और इसके पहले जो थे वो कौन से थे? 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले। नाम क्या था उनका? पुरुष एथलीट कैलेब ड्रेसेल। और ये किस देश से थे? अमेरिका से थे। तो ठीक है, 5 स्वर्ण पदक अमेरिका से थे कैलेब। उसके बाद 7 पदक, जिसमें से 4 स्वर्ण और 3 कांस्य। एम्मा मैककॉन कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। कोई गलती मत करिएगा। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीतते हुए भारत को पहला पदक दिलाया? मतलब टोक्यो ओलंपिक में जब भारत के खाते में पहला कोई पदक गया तो वह मीराबाई चानू के द्वारा गया, रजत पदक। और उन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में यह क्या वेट लिफ्टिंग का काम किया था। ठीक है, अब वेट लिफ्टिंग में इसके पहले, मीराबाई चानू के पहले किसी ने कोई पदक जीता है? बिल्कुल जीता है। वर्ष 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने रजत जीता है और उन्होंने कांस्य पदक जीता था वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने। उनका जिक्र अभी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पिछले साल जो दिल्ली सरकार है उन्होंने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में उनको अपना वाइस चांसलर नियुक्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में अब तक 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो पीवी सिंधु हैं। पीवी सिंधु ने वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा से पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में, मतलब नीरज चोपड़ा से भी पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में किसी व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र यानी कि कोई खिलाड़ी था, तो वह कौन था? तो अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा क्या थे? शूटर थे। अब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में। लेकिन यहां पे अगला प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत के किस खिलाड़ी ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता? तो वहां हो रही थी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, यहां पर ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार। तो इसमें जीतने वाले व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में यह स्वर्ण पदक जीता था। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान चर्चा में रही अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो चर्चा में रही अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। और यह चर्चा में क्यों रही? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब गोल्फ का एक खेल चल रहा था ओलंपिक में, तो ऐसा माना जा रहा था कि यह सबसे आगे ही है और आगे थी भी, लेकिन बीच में यह पिछड़ गई, अंत आते आते यह पिछड़ गई और चौथे नंबर पर इन्होंने अपना खेल समाप्त किया और थोड़ी सी चूक गई, अदरवाइज इनको कोई ना कोई पदक जरूर मिल जाता। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों का ओलंपिक डेब्यू हुआ? मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुछ खेलों को शामिल किया गया। वो नए खेल कौन कौन से हैं? 4 खेल हैं, जिसमें से एक है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। ठीक है, इन चारों के नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो ध्वजवाहक थे टेक चंद। पहले कोई और बनने वाला था, लेकिन किसी विशेष कारण से वो नहीं बन पाए और इन्हें बनाया गया, टेक चंद को। तो ओलंपिक के जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, आपको मैंने बताया था, मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम। लेकिन टोक्यो पैरालंपिक में कौन है? टेक चंद है। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक ओलंपिक है और दूसरा पैरालंपिक है। अगला है टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो क्रिस गेल बने हैं और इनका संबंध किस क्रिकेट टीम से है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से है। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 12 साल 4 महीने के। उनका नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा। और ये किस प्रकार के? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इस बात को याद रखिएगा, भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी हैं, भारतीय नहीं है, यहाँ पे भारतीय मूल की बात हुई है। मतलब कि इनका मूल जो स्थान है वह भारत है, लेकिन इनके पास नागरिकता भारत की नहीं है। अब बात की जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो उनका नाम है प्रज्ञानानंद। और इनकी उम्र कितनी थी जब इन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली? तो 12 साल 10 महीने 13 दिन। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, 12 साल 10 महीने 13 दिन के थे जब भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने
प्रज्ञानानंद। और इन्होंने अभी हाल ही में 2 बार, जो विश्व के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी हैं, उन्हें 2 बार कार्लसन को चेस में हराया है, यानी कि शतरंज में हराया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अब यहां पे देखिए, ये नहीं कह रहा कि राज्य सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। और राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है। तो एक अभियान के लिए इन्हें ब्रांड बनाया गया, वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया का संबंध किससे है? भारतीय महिला हॉकी टीम से है। लेकिन अगर बात की जाए कि उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो अभी 2022 में उन्होंने अक्षय कुमार को बनाया था। इसके पहले उन्होंने ऋषभ पंत, जो भारत के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उन्हें बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है, तो वह है ओडिशा। और बात की जाए कुश्ती की, तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया का वह गेंदबाज जो अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया, तो उसका नाम है नेथन एलिस। और वह कहां से संबंधित है, किस देश का खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया का है। अगला प्रश्न है, रोम में संपन्न हुआ इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो खिलाड़ी का नाम है राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड 2021 समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है, जिनका संबंध कहां से है? मैंने पहले ही बताया था, स्पेन से है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? याद रखना है, नरिंदर बत्रा, जो कि भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, फीफा ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश को दी है? तो भारत को मेजबानी दी गई है। किसकी? अंडर 17 महिला विश्व कप, यानी कि फुटबॉल की बात हो रही है यहां पे। इंग्लैंड में आयोजित विश्व स्नूकर प्रतियोगिता 2021 के विजेता कौन है? तो मार्क सेल्वी है। कब की बात हो रही है? विश्व स्नूकर प्रतियोगिता 2021 की। जून 2021 में पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट कब आयोजन हुआ इसका? जून 2021 में। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के क्रमशः पुरुष एकल श्रेणी तथा महिला एकल श्रेणी के विजेता हैं। तो पुरुष में नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया से हैं। और महिला की बात की जाए तो बारबोरा क्रित्सिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की है। पहले यह आपको फैक्ट दिखा भी चुका हूं और बता भी चुका हूं। इसका रिजल्ट कब आया था इस प्रतियोगिता का? जून में। और अभी भी इसका रिजल्ट आएगा इसी साल जून 2022 में, जो अगला फ्रेंच ओपन होगा। चल ही रहा है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप चरण 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम कर विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। तो कौन बनी है? दीपिका कुमारी, झारखंड की। अगला प्रश्न है, 23 जून 2021 को पहली बार खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम है। तो विजेता टीम है न्यूजीलैंड। पहली बार खेला गया किस प्रकार का खेल है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मतलब अभी तक टेस्ट चैंपियनशिप इस प्रकार की नहीं हुई थी, एक सीरीज की तरह। यह पहली बार हुई और इसकी शुरुआत वर्ष 2019 से शुरू हुआ और इसका फाइनल अभी 2021 में, जून 2021 में हुआ। और यह फाइनल खेला गया था न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, जिसमें विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के लिए आधिकारिक थीम क्या है? सॉन्ग किसने कंपोज किया? मोहित चौहान ने कंपोज किया था और उसके बोल थे तू ठान ले। ठीक है। और किसकी बात हो रही है? टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के लिए जो आधिकारिक सॉन्ग लॉन्च हुआ है। पूरे विश्व की बात नहीं हो रही, भारतीय टीम के लिए हो रही है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर के खिताब किस खेल में सर्वोच्च सम्मान के तौर पर दिया जाता है? तो यह शतरंज यानी कि चेस के लिए दिया जाता है। ग्रैंड मास्टर का सबसे बड़ा खिताब होता है, यानी कि अभी पहले भी बात चल रही थी कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने वाले जो भारत के व्यक्ति हैं और जो विश्व के जो हैं, तो उनको यह खिताब मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह शतरंज के सबसे अच्छे खिताब को प्राप्त कर रहे हैं।
अगला है, हाल ही में संपन्न वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? तो काइली जेमिसन को चुना गया। काइली जेमिसन कौन है? काइली जेमिसन फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जिताया और भारत उसमें हार गया। अगला है, जून 2021 को न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में चुना है? लॉरेल हबर्ड को। और पूछ लिया जाए लॉरेल हबर्ड का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा यह पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं लॉरेल हबर्ड, जो कि न्यूजीलैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो तीसरे बल्लेबाज अभी हाल ही में कीरोन पोलार्ड बने हैं। अब बात की जाए कि एक ओवर में यानी कि 6 गेंद में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड बने हैं, जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का हिस्सा है। तो इसके अलावा 2 खिलाड़ी और भी हैं जो बन चुके हैं। तो एक तो युवराज सिंह है, युवराज सिंह ने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे। उसके अलावा एक और खिलाड़ी हैं हर्षल गिब्स हैं जिन्होंने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे। युवराज सिंह भारत के हैं और हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के हैं। युवराज सिंह ने T20 में 6 गेंद में 6 छक्के लगाए, कीरोन पोलार्ड में 6 गेंद में 6 छक्के लगाए, लेकिन हर्षल गिब्स ने एक दिवसीय मैचों में 6 गेंद में 6 छक्के लगाए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज कौन सी है? तो उनका नाम है मिताली राज। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी AIBA की चैंपियन और वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहां समिति की बात हो रही है, इस बात को याद रखिएगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है MC मैरी कॉम को। 8 बार की विश्व चैंपियन है मुक्केबाजी में। अगला है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने बताया है क्रिकेट के दौरान जैसे उनकी दोस्ती महेंद्र सिंह धोनी से थी, तो उनसे उन्होंने क्या सीखा, क्रिकेट में उन्होंने क्या सीखा, अपने साथी खिलाड़ियों के साथ क्या सीखा, उनके अपने जो निजी अनुभव थे उसमें उन्होंने क्या सीखा, इन सब घटनाओं का जिक्र इसमें है। अगला है, IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो वेस्ट इंडीज का है क्रिस गेल, आप सब अच्छे से जानते ही हैं। अगला है, आगामी खेल कुछ प्रतियोगिताएं हैं उनको देख लेते हैं। जैसे 8वां ICC पुरुष 2020 विश्व कप 2022 का जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। 8वां ICC महिला 20 विश्व कप जो है 2023 में होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। 13वां ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप कब होगा? 2023 में होगा, भारत में होगा। 12वां महिला ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप कब होगा? न्यूजीलैंड में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब होगा? 2022 में, भारत में होगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कहां होगा? कतर में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहां होगा? कनाडा, मैक्सिको और USA में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां होगा? 2024 में, फ्रांस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का कहां होगा? USA में होगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये प्रमुख होने वाले कुछ खेल प्रतियोगिताएं हैं जो पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती भी रही हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक अभी तक हमने जो जो चीजें कवर की, पहले तो हमने क्या कवर किया, जो प्रमुख अवार्ड्स थे, सम्मान थे। उसके बाद हमने प्रमुख खेल घटनाओं को कवर किया जो कि पिछले 1 साल की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उसके बाद अब हमारा जो है टारगेट है प्रमुख रिपोर्ट्स और सूचकांक जो कि पिछले 1 साल के बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और पूछे जा सकते हैं आपके प्रश्न पत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चौथा स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो चौथा स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रकाशन किया गया राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 25 रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक मूल्यवान IT सेवा ब्रांड है।
तो सर्वाधिक मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का नाम है एक्सेंचर। अब अगर बात की जाए कि सेवा क्षेत्र में जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है यानी कि टीसीएस है, 16.8 बिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे नंबर पे है। सेवा क्षेत्र में दूसरे नंबर में कौन सी है ब्रांड वैल्यू में? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? टीसीएस। और बात की जाए तीसरे नंबर में कौन है, तो तीसरे नंबर में सेवा क्षेत्र में भारतीय कंपनी एक और है, इन्फोसिस। तो दूसरे और तीसरे नंबर में भारतीय कंपनियां हैं, टीसीएस और इन्फोसिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 136वां स्थान मिला है और पहला स्थान जो मिला है वह फिनलैंड को मिला है। अब बात की जाए कि पिछले साल भारत की रैंक क्या थी, तो पिछले साल भारत की रैंक 139 थी और अभी थोड़ी सी सुधर गई है, 136वां हो गई है। अब बात की जाए इसमें कि इसको जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करता राज्य है। तो यह भारत के संदर्भ में यह सूचकांक है, इसमें पहले स्थान पर है कर्नाटक। और यह बात किसकी हो रही है? ऊर्जा दक्षता की बात हो रही है। इस संदर्भ में ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में पहले स्थान पर कर्नाटक है। अगला है, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है 10वां। और चौथा स्थान जो है डेनमार्क है। पहले स्थान, 3 स्थानों का नाम क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि जर्मन वॉच ने यह कहा है पहले 3 स्थानों के लिए कोई भी देश अभी उपयुक्त उपलब्धि नहीं हासिल कर चुका है। तो यह जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इस आधार पर तैयार किया जाता है यह सूचकांक कि किसी देश ने पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं, उन उपायों के आधार पर ही यह सूचकांक जारी होता है। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 0 गरीबी वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो केरल का कोट्टायम जिला है, जिसे कहा गया है कि गरीबी सूचकांक में, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 0 गरीबी, मतलब कि वहां गरीबी है ही नहीं। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी, कहां से जारी किया गया? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र कौन से हैं? तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जो है सबसे असमान क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो देश का सबसे गरीब राज्य है बिहार। लेकिन बात की जाए सबसे बेहतर स्थिति में कौन सा राज्य है, तो वह है केरल। अगला है, एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो पहला स्थान मिला है शिमला को। शिमला कहां में है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है। अब बात की जाए कि एसडीजी सूचकांक से मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य। 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है और यह कब निर्धारित किया गया था? वर्ष 2015 में। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का सीमा थी, समय सीमा थी, अवधि थी, वर्ष 2015 तक की थी। फिर 2015 में एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और यह कब तक के लिए निर्धारित किया गया? वर्ष 2030 तक की समय सीमा के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसी के आधार पर क्या स्थिति बन रही है उसे ध्यान रखते हुए एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 में भारत के संदर्भ में पहला स्थान शिमला का है। अगला है, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वह है गुजरात। अगला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार साइबर अपराध की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, मतलब सबसे ज्यादा साइबर क्राइम किस राज्य में होते हैं? उत्तर प्रदेश में। अगला है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दान देने की उदारता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 14वां स्थान है और पहला स्थान किसका है? इंडोनेशिया का है। और यह किस प्रकार की रिपोर्ट है, इंडेक्स है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। अगला है, हाल ही में जारी
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें है 71वां, और शीर्ष स्थान की बात की जाए तो आयरलैंड का है। और कितने टोटल देशों की बात हो रही है? 113 देशों की। सूचकांक का नाम क्या है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। इसे जारी किससे द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट और कोर्टेवा एग्री साइंस द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2021 को विश्व शिक्षक दिवस के मौके पर 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट जारी की गई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? यूनेस्को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 101वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस आधार पर तैयार की जाती है? तो यह तैयार की जाती है अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर के, ये 4 पैमाने हैं। अल्प पोषण में यह है कि पर्याप्त पोषण, कैलोरी वगैरह ना मिल रही हो। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है कि 5 साल की उम्र तक एक बच्चे की हाइट कितनी बढ़नी चाहिए थी और कितनी बढ़ी है, उसमें जो अंतर है, उसमें जो कमी है, वह पता चलती है चाइल्ड स्टंटिंग में। अब बात की जाए चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? तो चाइल्ड वेस्टिंग है कि 5 साल की उम्र तक एक बच्चे की जितनी हाइट होनी चाहिए थी, जितनी हाइट है, उस हाइट के हिसाब से उसका वजन है कि नहीं है, वह जो उसमें कमी समझ में आती है उसको हम किस में समझते हैं? चाइल्ड वेस्टिंग में। उसके बाद बाल मृत्यु दर की बात आती है। 5 वर्ष तक के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसे हम बाल मृत्यु दर कहते हैं। तो इन 4 पैमानों के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 तैयार किया गया, जिसमें कि भारत का 116 देशों में स्थान 101वां है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर में भारत की स्थिति वैश्विक स्थिति के अनुसार बेहतर नहीं है अभी। अगला है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो भारत का केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। अब SDG से क्या मतलब आपको निकल रहा होगा, यह आप समझ रहे होंगे, पहले अभी बता भी चुका हूं। 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा इसे नाम दिया गया है, जिसके तहत ही 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित किया गया है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? 17 विकास लक्ष्य, या तो इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? SDG 17। और यह क्या है? 2030 सतत विकास एजेंडा, यानी कि 2030 तक के लिए सतत विकास हेतु एजेंडा है। अगला है, जून 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? तो इसमें 22 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिसमें कि सबसे शीर्ष स्थान जो है इस सूची में 1000 विश्वविद्यालयों में वह MIT है, और MIT ये कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन यानी कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें सही उत्तर है आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, और भारत की स्थिति 135वीं है। किसने जारी किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया। सूचकांक का नाम क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक है। अब वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति 135वीं है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की CEO वर्ल्ड मैगजीन द्वारा जारी की गई टॉप 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में दिल्ली एम्स मेडिकल कॉलेज ने कौन सी रैंक हासिल की है? 23वीं रैंक हासिल की है।
अगला है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है, और भारत की बात की जाए तो भारत इसमें 136वें स्थान पर है। अब यहाँ पे देखिए किसके द्वारा जारी किया गया? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी की गई, और इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है और भारत का स्थान 136वां है। अगला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 140वां। अगर बात की जाए पहला स्थान कौन सा है, तो पहला स्थान है आइसलैंड का, और ये किसकी? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात हो रही है। इसके पहले हमने विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात की जो 2022 की थी, उसमें कौन था? फिनलैंड था। उसके बाद हम आए किस पे? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में, उसमें पहला स्थान कौन सा है? आइसलैंड का है। तो देशों का नाम जितना आप इसको रिवाइज करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, पहले स्थान पर कौन सा देश है, जारीकर्ता कौन है, रिपोर्ट या सूचकांक का नाम क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आप तब बेहतर स्थिति में आ पाएंगे जितना आप इसको रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करते रहिएगा। इस वीडियो को अगर आप एक बार अभी देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि एक बार और देखें। जितना आप रिवाइज करेंगे आपकी परीक्षा के लिए बेहतर होगा। अगला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर स्वीडन है, और भारत की बात की जाए तो भारत इसमें 87वें स्थान पर है, और जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत किस पायदान पर रहा? तो एसडीजी इंडेक्स 2021 में पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी बात हो रही है। एसडीजी इंडेक्स क्या है अब आप समझ ही गए होंगे किससे संबंधित है। तो इसमें भारत जो है 120वें स्थान पर है, और बात की जाए पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर फिनलैंड है। ठीक है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 150वां। कुल कितने देशों में यह स्थान भारत का है? 180 देशों में। और ये किसके स्वतंत्रता की बात हो रही है? प्रेस की स्वतंत्रता की, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, और भारत की रैंक है 150। अब बात की जाए इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर इसमें नॉर्वे है। ठीक है। और इसका जो 2021 वाला संस्करण था उसमें भारत का जो रैंक था 142वां था, अभी 150 हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा फेसबुक की साझेदारी में जारी किए गए इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 49वां है, और इसमें पहला स्थान किसका है? स्वीडन का है। यह किस लिए तैयार किया जाता है? किसी भी देश में इंटरनेट की उपलब्धता, सस्ती होने की सीमा की मापता, इसके अलावा इंटरनेट इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता के आधार पर तैयार किया जाता है, और इसका नाम क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये देश है जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर एक ऐसे देश हैं जो कम से कम 192 देशों में अपना पासपोर्ट के द्वारा ही जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, मतलब उन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 192 देशों में वो यात्रा कर सकते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत इसमें 83वें स्थान पे है, मतलब शीर्ष में पहले स्थान पे ये दोनों है, जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से है, और भारत 83वें स्थान पे है, और भारत बिना वीजा के 60 देशों में यात्रा कर सकता है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड है शीर्ष स्थान पर। भारत की बात की जाए तो भारत का इसमें स्थान है 46वां। याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक शीर्ष में स्विट्जरलैंड और भारत 46वां। बात की जाए जारीकर्ता कौन है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका जारीकर्ता है। इसी के साथ ही यह खंड भी हमारा समाप्त हुआ। तो आज का वीडियो जरूर लंबा गया है, लेकिन इससे संबंधित जो भी हमने तीनों खंडों से संबंधित तथ्यों को आपके सामने पेश किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायी होने वाले हैं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। मैंने पहले भी कहा था, ना सिर्फ यूपीपीएससी के लिए
एमपीपीएससी के लिए, बिहार पीएससी के लिए या फिर हरियाणा पीएससी के लिए किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में ये आपके जरूर काम आएंगे। तो आप इसे सिर्फ ना कि एक बार देखें, कई बार रिपीट करें। और अगला वीडियो जो होगा हमारा वह विविध तथ्यों से आधारित होगा, जो कि करंट अफेयर के तथ्य होंगे। तो उसके लिए मिलते हैं अगले दिन 3 बजे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।